नमस्कार, स्वागत है आपका कक्षा 10वीं एनसीईआरटी इतिहास की पाठ्य पुस्तक के भारत में राष्ट्रवाद नाम के इस अध्याय के इस अंतिम वीडियो में। इस वीडियो में हम इसके पूर्व के 4 वीडियो में जो हमने संपूर्ण अध्याय को पढ़ा है, अच्छे से उसका अध्ययन किया है, इस वीडियो में हम इन प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से इस संपूर्ण अध्याय का दोहरान करने वाले हैं। गति थोड़ी सी तेज होगी क्योंकि विस्तार से हम इन सब बिंदुओं को इससे पूर्व के 4 वीडियो में सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो हम बिना समय गवाए प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न से। इन प्रश्नों की विशेषता इनका सीक्वेंस है, इसको आप सब लोग अपने दिमाग में ध्यान रखिए। पहले से लेकर के और ये 17 प्रश्न जिसके दौरान हम पहले से 17वें प्रश्न की तरफ आएंगे, ये जो सीक्वेंस है ये वही सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में हमारा ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वह प्रथम पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ की ओर जिस प्रकार बढ़ा है उसी प्रकार इन प्रश्नों का क्रम भी निर्धारित किया गया है, जिससे ये संपूर्ण अध्याय इस 1 घंटे के वीडियो के साथ ही रिवीजन हो जाए, रिवाइज हो जाए, क्विक रिव्यू उसके ऊपर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न इस अध्याय का हमारे सामने है, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। स्वतंत्रता की यह लड़ाई तो भारत में चली रही थी। जब से अंग्रेज भारत में आए 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ और उसके बाद जैसे जैसे अंग्रेज भारत में जमते गए उनके खिलाफ संघर्ष वह चलते ही जा रहे थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध का जो समय था वो आप सब लोग ध्यान कर लीजिए, 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। इस प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई जिसने भारत के अंदर जो गुस्सा था अंग्रेजों के खिलाफ वो और अधिक भड़का दिया। उनके अंदर प्रमुख जो कारण थे वो पहला था करों में वृद्धि, क्योंकि अंग्रेज सरकार, ब्रिटिशर्स जो लोग थे, ब्रिटेन जो था वह प्रथम विश्व युद्ध में सक्रिय भागीदारी निभा रहा था और लगातार युद्ध लड़ने के कारण से बहुत बड़ा युद्ध व्यय, युद्धों के ऊपर जो खर्च हुआ वो बहुत बड़ी संख्या में हो गया और उसके कारण से उसे कर्ज लेना पड़ा दुनिया भर से। और उन कर्जों की पूर्ति करने के लिए, वापस उस पैसे को वसूल करने के लिए उसके पास सोर्स क्या था? कर थे। इसलिए उन्होंने अपने गुलाम देशों में, ब्रिटेन ने वो करों की संख्या में भारी इजाफा कर दिया, लगान बढ़ा दिए, टैक्सेस बढ़ा दिए अलग अलग प्रकार के। और उनके कारण से जो भारत की जनता पहले से ही गुलामी के कारण से और त्रस्त थी, इन करों की वृद्धि ने तो उसकी कमर ही तोड़ डाली और वो अंग्रेजों के खिलाफ और अधिक क्रोधित हो गई और कई प्रकार के आंदोलन फिर प्रारंभ हो गए देश भर में। दूसरा, मूल्य वृद्धि। जब भारत में इस प्रकार अंग्रेजों ने टैक्सेस लगाना चालू कर दिया, टैक्सेस बढ़ा दिए गए, लगान बढ़ा दिए गए और उसके कारण से सामान्य जनजीवन में जो काम आने वाली चीजें थी उनकी कीमतें भी भारी मात्रा में, उनकी कीमतों में वृद्धि होने लगी और उसके कारण से सामान्य व्यक्ति के मनों में भी अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा वह बढ़ने लगा। जबरन भर्ती। प्रथम विश्व युद्ध का भारत से कोई लेना देना नहीं था। भारत का प्रथम विश्व युद्ध में कोई भी प्रॉफिट नहीं था और भारत उस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से और सम्मिलित भी नहीं था। लेकिन क्योंकि अंग्रेजों का भारत पर शासन था, इसलिए जबरदस्ती केवल भारत ही नहीं तो जो जो गुलाम देश थे उस समय ब्रिटेन के, उन सभी गुलाम देशों के लोगों की जबरन भर्ती, जबरदस्ती ब्रिटिश सेना में और भर्ती करवाई जा रही थी। उसके खिलाफ भी भारत में गुस्सा था। जन आकांक्षाओं का पूरा न होना। इतना सब होने के बावजूद भी जब भारत के सैनिक ब्रिटेन की सेना में लड़ रहे थे तो भारत के लोगों को लगता था कि जब भारतीय सैनिकों का इस्तेमाल ब्रिटेन अपने लिए प्रथम विश्व युद्ध में कर रहा है तो शायद ब्रिटेन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जीत जाएगा तो वो भारत को स्वतंत्रता देगा। भारतीय सैनिकों के उस शौर्य का सम्मान करते हुए भारत को हो सकता है स्वतंत्रता की स्थिति बन जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। जबरन भर्ती की गई, सेना में भारतीय सैनिक लड़े प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के लिए, लेकिन भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली। इन सब कारणों से, करों में वृद्धि, मूल्य वृद्धि, जबरन भर्ती और जन आकांक्षाओं का पूरा ना होना, इन सब कारणों से भारत में और अधिक गुस्सा अंग्रेजों के खिलाफ हो गया और ये राष्ट्रीय आंदोलन जो है उसकी एक श्रृंखला वापस प्रारंभ हो गई देश भर में। दूसरा प्रश्न हमने लिया है, महात्मा गांधी के भारत लौटने के बाद किए गए प्रारंभिक सत्याग्रह। तो हम सबसे पहले यहां पर एक नया प्रश्न ले लेते हैं, सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? इसलिए सत्याग्रह का अपन ने एक प्रश्न और यहां पर बढ़ा दिया है ना। सत्याग्रह क्या है? तो महात्मा गांधी
भारत लौटे 1915 में। यहां से आधुनिक राष्ट्रीय स्वतंत्रता का जो आंदोलन है वो प्रारंभ होता है। ये पूरा चैप्टर ही महात्मा गांधी और उनके द्वारा किए गए आंदोलनों से रिलेटेड है। तो 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं और वहां अपने कुछ रंग भेद विरोधी जो आंदोलन थे उसमें उन्होंने अपना सत्याग्रह का प्रयोग किया, कई ऐसे आंदोलनों का, और उसी विचार को लेकर वो भारत लौटे वापस। सत्याग्रह क्या था? तो सत्याग्रह का जो शाब्दिक अर्थ है वह हम समझ लें, दो शब्दों से मिलकर सत्याग्रह शब्द बना है। एक है सत्य और दूसरा है आग्रह। तो सत्य मतलब ट्रुथ, सत्य के लिए आग्रही बनना, ये एक आंदोलन। इसमें महात्मा गांधी का विचार था कि अगर आपका जो संघर्ष है वह अन्याय के खिलाफ है तो फिर जो संघर्ष करने वाला व्यक्ति है उसको किसी भी प्रकार के शारीरिक बल, फिजिकल पावर की जरूरत नहीं है। अगर आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो आपका जो आत्मबल है वही आपकी जीत का कारण बनेगा। बस सत्य के प्रति दृढ़ता के साथ खड़े रहना पड़ेगा। ये उसको उन्होंने शुद्ध आत्मबल ऐसा कहा। सत्याग्रह को उन्होंने शुद्ध आत्मबल भी कहा। तो ये सत्याग्रह के बारे में महात्मा गांधी के विचार थे। तो जब महात्मा गांधी वापस भारत लौटे, कब लौटे? 1915 में। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की जो सन है 1915, महात्मा गांधी भारत लौटे और भारत लौटने के बाद आते ही एक के बाद एक उन्होंने सत्याग्रह के कुछ प्रारंभिक प्रयोग किए। तो प्रारंभिक प्रयोगों में सबसे पहला चंपारण का आंदोलन था, चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार में किया गया। बिहार में चंपारण नाम का स्थान है। वहां के जो किसान थे उन किसानों की जो भारी लगान थी, उन लगान के खिलाफ जो मांगे थी, उस लगान को हटाने के लिए उन चंपारण के उन किसानों के लिए ये पहला सत्याग्रह बिहार में 1916 में आने के जस्ट नेक्स्ट ईयर महात्मा गांधी ने चंपारण में किया। दूसरा जो था गुजरात का जो खेड़ा नाम का स्थान है, वहां पर खेड़ा सत्याग्रह हुआ। खेड़ा सत्याग्रह भी किसानों की मांगों को लेकर के हुआ 1917 में, 16, 17 और कंटिन्यूसली अहमदाबाद गुजरात में 18, यानी कि 16, 17, 18, 15 में महात्मा गांधी लौटते हैं और 16, 17, 18 में ये तीन बड़े सत्याग्रह, चंपारण बिहार में, खेड़ा गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में, एक बिहार में और दोनों गुजरात में। तो ये शुरुआती जो सत्याग्रह थे ये दोनों के दोनों किसानों के लिए किए गए थे। और ये जो अहमदाबाद वाला सत्याग्रह था, आंदोलन था, ये अहमदाबाद की जो सूती कपड़ा मिलें थी उनमें काम करने वाले जो मजदूर थे उनकी मांगों के लिए ये अहमदाबाद का सत्याग्रह किया गया था। तो भारत लौटने के बाद जो प्रारंभिक सत्याग्रह हुए उसमें तीन थे, चंपारण का सत्याग्रह, खेड़ा और अहमदाबाद का सत्याग्रह। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आप इनके जो सनों की एक क्रम है उसको भी इसी के माध्यम से याद करते चलें। 15 में महात्मा गांधी लौटे, 16 में चंपारण, 17 में खेड़ा, 18 में अहमदाबाद के सत्याग्रह किए। और फिर जस्ट नेक्स्ट ईयर यानी कि 1919 में क्या आया भारत में? रोलेक्ट एक्ट आया। रोलेक्ट एक्ट का मतलब कानून होता है। तो रोलेक्ट एक्ट क्या था इसको आप सब लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए। रोलेक्ट एक्ट भारत में अंग्रेजों द्वारा लाया गया एक ऐसा कानून था जिसके तहत भारत में जो आंदोलनकारी थे या किसी भी व्यक्ति को अंग्रेज सरकार या अंग्रेज पुलिस बिना कारण बताए उठाकर गिरफ्तार कर सकती थी और बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। ऐसा ये जो कानून था, ये कानून रोलेक्ट एक्ट के नाम से भारत में आया। महात्मा गांधी ने इस रोलेक्ट एक्ट कानून को काला कानून कहा क्योंकि यह अभिव्यक्ति की आजादी का हनन करता था और एक तरीके से अंग्रेज पुलिस के हाथ में एक बहुत बड़ी शक्ति ब्रिटिश सरकार ने दे दी कि वो बिना कारण बताए किसी भी व्यक्ति को उठाकर और कैद कर सकते थे। इसके लिए संक्षेप में 3 शब्द याद कर लो। रोलेक्ट एक्ट के तहत क्या अधिकार मिल गया? तो ये 3 शब्द यहां लिख रहा हूं मैं। रोलेक्ट एक्ट के तहत न अपील, न दलील, न वकील। ये जो न अपील, न दलील, न वकील, किसी को भी न वकील उपलब्ध करवाया जाएगा, ना उसकी कोई दलील सुनी जाएगी, ना उसकी कोई अपील सुनी जाएगी। जिसको मर्जी हो अंग्रेज सरकार उठाकर 2 साल के लिए बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। ऐसा जो कानून था वो था रोलेक्ट एक्ट। कब आया? 1919 में आया, 1919 में। तो अगला प्रश्न हमने लिया है जलियांवाला बाग हत्याकांड पर अपनी एक संक्षिप्त टिप्पणी हमको लिखनी है। बहुत अच्छे तरीके से हमने अपने वीडियो में जलियांवाला बाग के बारे में और बात की है। कुछ बातें जो संक्षिप्त नोट्स लिखने के लिए हमको आवश्यक है। कब हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड?
13 अप्रैल 1919 ये रोलेट एक्ट आया। इसके विरोध में देश भर में आंदोलन चल रहे थे। उसी आंदोलनों की श्रृंखला में अमृतसर, पंजाब में जो अमृतसर है, उस अमृतसर में स्थित है ये जलियांवाला बाग। उस जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी रोलेट एक्ट के विरोध में, और वहां उस संपूर्ण बाग को ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी ने आकर घेर लिया, जिसका नेतृत्व कर रहा था जनरल डायर। और जनरल डायर ने वहां फायरिंग के आदेश दिए, और उस फायरिंग के आदेश के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर मारे गए। ये जो सारा हत्याकांड था, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। संक्षिप्त नोट्स इस प्रकार का हमको इसमें लिखना है। कब हुआ, डेट याद रखिए, 13 अप्रैल 1919। रोलेट एक्ट भी 1919 में आया। इसका विरोध देश भर में चल ही रहा था। उसी विरोध की सभा जलियांवाला बाग अमृतसर में हो रही थी, जिस पर 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने उस बाग को घेरकर उन शांतिपूर्ण जो आंदोलनकारी थे उनके ऊपर गोलियां चलाई। सैकड़ों लोग इसमें मरे। ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसको आप समझेंगे। आगे है 5वां प्रश्न अपना, खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं? खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो इसको समझ लीजिए। खिलाफत आंदोलन भारत में हुआ। क्या था यह खिलाफत आंदोलन? तो इसका कारण था यह 1914 से 1918 के बीच में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इस प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा यानी ब्रिटेन के द्वारा ओटोमन साम्राज्य तुर्की की हार हुई। तो ये जो तुर्की का जो राजा था वो खलीफा कहलाता था। ये खलीफा अपने आप को रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम्स यानी संपूर्ण दुनिया के मुसलमानों का धार्मिक गुरु उसको माना जाता था। और क्योंकि उस खलीफा की हार हुई अंग्रेजों के हाथों, ब्रिटेन के द्वारा खलीफा हार गया और उसके ऊपर कई अपमानजनक शर्तें और संधि लाद दी गई। तो ये जो डिसग्रेस ऑफ खलीफा हुआ, तुर्की के उस खलीफा की हार जो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा हुई, अंग्रेजों के द्वारा खलीफा के इस अपमान का बदला लेने के लिए भारत में एक आंदोलन खड़ा किया गया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। इसको चलाने वाली एक खिलाफत कमेटी बनी, 1919 में ही निर्मित हुई। और उस कमेटी के जो प्रमुख लीडर्स थे वो अली ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, ऐसे दो लीडर्स जिन्होंने खिलाफत आंदोलन को लीड किया। तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ चुके हैं। खिलाफत आंदोलन खलीफा के डिसग्रेस, खलीफा के अपमान का बदला भारत में लेने के लिए यह आंदोलन चलाया गया, जिसको मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के दो भाइयों ने नेतृत्व दिया। बाद में महात्मा गांधी ने भी इसको सहयोग दिया और यह असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन संपूर्ण देश भर में चला। आगे बढ़ते हैं हम 6ठे प्रश्न की तरफ। असहयोग आंदोलन क्या था? महात्मा गांधी के विचारों को बताइए। आपकी किताब में एक टॉपिक आया है असहयोग ही क्यों, इस प्रकार का एक प्रश्न है। तो असहयोग आंदोलन क्या था? तो असहयोग आंदोलन कोई नई बात नहीं थी। असहयोग नाम से ही स्पष्ट है, अंग्रेजों को किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करना, यही आंदोलन था असहयोग आंदोलन। लेकिन असहयोग ही क्यों, इस प्रश्न का उत्तर महात्मा गांधी ने अपनी किताब हिंद स्वराज में बताया है। हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने लिखी। इस पुस्तक में महात्मा गांधी असहयोग के बारे में अपने विचार को लिखते हुए कहते हैं कि भारत में अगर अंग्रेज सरकार स्थापित हो पाई है तो ये केवल और केवल भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों को दिए गए सहयोग के कारण ही संभव हो पाया है। अगर भारतीय अंग्रेजों को सहयोग करना बंद कर दे तो कुछ ही समय में भारत में अंग्रेजी साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। ये स्पष्ट विचार थे महात्मा गांधी के असहयोग के बारे में, इसलिए उन्होंने भारत में असहयोग आंदोलन खड़ा करने का विचार उनके मन में आया। कहां लिखे उन्होंने अपने असहयोग संबंधी विचार? हिंद स्वराज नाम की अपनी पुस्तक। ये हिंद स्वराज क्या थी? महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। 1909 में महात्मा गांधी ने यह पुस्तक लिखी थी। 7वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन के विभिन्न चरण। ये जो असहयोग आंदोलन हुआ, एक तो इस असहयोग आंदोलन की घोषणा कब हुई, एक बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में आपके सामने आ सकता है। हम सब जानते हैं दिसंबर 1920, दिसंबर 1920, इसको आप तिथि को याद कर लेंगे। दिसंबर 1920 में
नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 नागपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उस कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों को एक साथ चलाने का निर्णय लिया गया। तो असहयोग आंदोलन 1921 से प्रारंभ होना था, जनवरी 1921 से प्रारंभ हुआ, लेकिन असहयोग आंदोलन किस प्रकार बढ़ाया जाएगा, उसके डिफरेंट स्टेप्स क्या होंगे, वेरियस स्टेप्स ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट्स, तो वो डिफरेंट स्टेप्स क्या होंगे वो महात्मा गांधी ने स्वयं ने बताया कि किस प्रकार ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो था इसमें पदवियां लौटाना। जो भारतीय लोग थे, जो बुद्धिजीवी प्रबुद्ध भारतीय लोग, जिनको अंग्रेजों ने अलग अलग प्रकार की उपाधियां दी थी, किसी को राय बहादुर देती थी, किसी को सर की उपाधि देती थी, तो ऐसी जो उपाधियां भारतीयों को अंग्रेजों द्वारा दी गई है, उनको पदवियों को लौटाने से असहयोग आंदोलन प्रारंभ होगा। उसके बाद जो नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां, जो अंग्रेज सरकार की नौकरियां भारतीय लोग कर रहे हैं, उनको नौकरियां छोड़नी है, यह उसका दूसरा चरण था। और फिर विदेशी वस्तुओं और सेवाओं का बहिष्कार। जो भी विदेशी वस्तुएं हैं जो अंग्रेजों द्वारा भारत में लाई गई, उन वस्तुओं का बहिष्कार करना, उनको छोड़ देना, और उनकी जो सेवाएं हैं, उनके जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनका न्यायालय है, उनकी सेवाएं, उन सेवाओं का भी बहिष्कार करना, ये इसका तीसरा चरण था। और असहयोग आंदोलन का जो अंतिम चरण था वो ये था कि ये सब काम जब भारतीय लोग करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ पदवियां लौटाएंगे, नौकरियां छोड़ेंगे, उनकी वस्तुओं और सेवाओं का बहिष्कार करेंगे, तो स्वाभाविक है अंग्रेज सरकार दमन करेगी आंदोलन का। तो जिस समय दमन किया जाएगा, उस समय महात्मा गांधी ने कहा यह अंतिम स्तर जो था सविनय अवज्ञा, हम उनकी अनदेखी करेंगे, उनकी अवज्ञा करेंगे, लेकिन आंदोलन को हिंसात्मक नहीं होने देंगे। इस प्रकार असहयोग आंदोलन के ये विभिन्न 4 चरण स्वयं महात्मा गांधी ने ही बताए। ये कुछ शब्द आए हैं नए शब्दों के रूप में, लेकिन ये प्रश्नों के रूप में आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में, इसलिए हम इसको ले लेते हैं। आप क्या समझते हैं? पिकेटिंग, बेगार और गिरमिटिया मजदूर, ये 3 शब्द हमने लिए हैं, तीनों की से आप क्या समझते हैं? तो पिकेटिंग जो था, पिकेटिंग यह आंदोलन करने का, विरोध करने का एक ऐसा तरीका है, बहिष्कार करने का, जिसके अंतर्गत जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं या मार्केट के जो मार्ग हैं, दुकानों या मार्केट तक पहुंचने के जो मार्ग होते हैं, उन मार्गों को बंद कर दिया जाता है ताकि दुकानों या बाजार तक लोग पहुंच ही ना पाए। तो ऐसा जो आंदोलन का तरीका है, ऐसा जो बहिष्कार का तरीका है, उसे पिकेटिंग कहा जाता है। इन सभी आंदोलनों में महिलाओं ने शराब और विदेशी वस्तुओं के जो मार्केट लगते थे, उन बाजारों की पिकेटिंग बड़ी मात्रा में की थी, यानी उनके मार्गों को अवरुद्ध कर देना। बेगार, बिना पारिश्रमिक, बिना वेतन, बिना मेहनताना दिए किसी से मजदूरी करवाना, परिश्रम करवाना, इसको बेगार कहते हैं। अंग्रेज भारतीय ग्रामीण लोगों से और जो भारत के दलित समाज के लोग थे या फिर आदिवासी लोग थे, उनसे बड़ी संख्या में बेगार करवाया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। तीसरा शब्द है गिरमिटिया मजदूर। तो 17वीं 18वीं शताब्दी के आसपास भारत से अंग्रेजों के द्वारा भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वनवासी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों से लोगों को यहां से कॉन्ट्रैक्ट के रूप में एग्रीमेंट करके उन लोगों को वहां से ले जाया जाता था। और जो अफ्रीकी देश हैं, फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज, इस प्रकार की जो अफ्रीकन कंट्रीज है, वहां पर उनको एग्रीमेंट के तहत ले जा करके रखा जाता था और वहां उनसे मजदूरी करवाई जाती थी। ये एग्रीमेंट जो शब्द है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, इस एग्रीमेंट का अपभ्रंश होकर, ये एग्रीमेंट शब्द बोलना नहीं आया ग्रामीणों को, तो ये एग्रीमेंट से गिरमिटिया, 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 एग्रीमेंट मजदूर न होकर के गिरमिटिया शब्द प्रचलित हो गया। तो ये गिरमिटिया मजदूर वो लोग थे जो एक एग्रीमेंट के तहत भारत के ग्रामीण और वनवासी क्षेत्रों से लोगों को अफ्रीकन कंट्रीज में मजदूरी के लिए ले जाया जाता था। उन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहते थे। गिरमिटिया शब्द भारत में एग्रीमेंट का अपभ्रंश हो गया। एग्रीमेंट शब्द बोलना नहीं आया तो गिरमिटिया यह शब्द उसमें से निकल गया, तो गिरमिटिया मजदूर वो लोग कहलाए। अब ये जो 9वां प्रश्न है, ये एक प्रश्न ना होकर के इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक हमने लिए हैं, जिन टॉपिक्स पर एक के बाद एक हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमने लिया है संक्षिप्त टिप्पणी, शॉर्ट नोट, सन्यासी बाबा रामचंद्र। ये जो असहयोग आंदोलन संपूर्ण देश भर में अलग अलग समूहों, अलग अलग वर्गों में प्रसारित हुआ। अलग अलग समूहों की अलग अलग इच्छाएं थी, अलग अलग मायने थे स्वतंत्रता के लिए,
और वो सब चीजें हमने इन बिंदुओं के अंदर ले ली है। इन सब टॉपिक्स के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो पहला हम ले रहे हैं सन्यासी बाबा रामचंद्र। सन्यासी बाबा रामचंद्र ने इस असहयोग आंदोलन का अवध में नेतृत्व किया। अवध के अंदर जो ये सारा विद्रोह आंदोलन चला, वहां के अवध के किसानों के माध्यम से, उन किसानों के माध्यम से जो आंदोलन अवध में चला उसका नेतृत्व किया सन्यासी बाबा रामचंद्र ने। ये स्वयं सन्यासी बाबा रामचंद्र कौन थे? तो ये स्वयं एक गिरमिटिया मजदूर थे, जिसके बारे में हमने ऊपर चर्चा की है। सन्यासी बाबा रामचंद्र स्वयं एक गिरमिटिया मजदूर थे और फिजी में रहकर बहुत समय तक वहां उन्होंने इस प्रकार की मजदूरी की थी और भारत लौटकर उन्होंने वहां अवध के जो किसान हैं उन किसानों की जो मांगे थी, भारी लगान, उनका जो पट्टा बदल देते थे जमींदार बार बार, इस ताकि उनको मालिकाना हक अपनी जमीन पर ना मिल सके, जमींदारों के द्वारा जो किसानों का शोषण चल रहा था, ये इन सब के खिलाफ उन्होंने अवध के किसानों को एकीकृत किया और इस प्रकार के आंदोलन उन्होंने चलाए। यही सन्यासी बाबा रामचंद्र जो हैं, बाद में अवध किसान सभा जब निर्मित हुई, जब 1920 के अंदर ही जवाहरलाल नेहरू अपना भ्रमण करते हुए अवध पहुंचे, तो जवाहरलाल नेहरू, सन्यासी बाबा रामचंद्र, ये सब लोग मिलकर के इन्होंने अवध किसान सभा का निर्माण किया, जो किसानों की आवाज को अपने तरीके से वहां उस अवध क्षेत्र में उठाने वाली थी। और धीरे धीरे करते करते इस अवध किसान सभा की 300 से अधिक शाखाएं वहीं अवध के आसपास के इलाके में और बनने लगी, और ये अपने तरीके से जमींदारों के ऊपर आक्रमण करना, जमींदारों की हवेलियों पर धरने प्रदर्शन करना और इस प्रकार के काम इन्होंने प्रारंभ कर दिए। इसलिए बाद में कांग्रेस की इच्छा थी कि ये असहयोग आंदोलन के अंदर इनका सहयोग लिया जाए, लेकिन क्योंकि इनके आंदोलन के तरीके बदल गए, इसलिए अवध किसान सभा को बाद में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं किया। तो ये था अवध किसान सभा, बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू के संयुक्त इन लोगों के मिलकर के इन्होंने इस अवध किसान सभा को 1920 में बनाया था, जो किसानों की आंदोलनों, किसानों की जो आवाज थी, किसानों की जो मांगे थी, उनको उस अवध क्षेत्र में लगातार उठाया इन्होंने। अगला था अल्लूरी सीताराम राजू। इस पर हमको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो अल्लूरी सीताराम राजू वो भी असहयोग आंदोलन के समय संपूर्ण देश भर में अलग अलग समूहों के बीच आंदोलन हो रहा था। ऐसा ही एक आंदोलन हो रहा था आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में। आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में वहां के जो जनजाति लोग थे वो गुरिल्ला आंदोलन चलाए हुए थे। गुरिल्ला आंदोलन मतलब छुपकर पहाड़ियों से और पुलिस थानों पर आक्रमण करना, वापस पहाड़ियों में घुस जाना। इस प्रकार पहाड़ों में छुपकर अंग्रेजों के पुलिस थाने, अंग्रेजों की संस्थाएं, अंग्रेजों की इमारतें, अंग्रेज अधिकारी, उनके ऊपर वो आक्रमण कर रहे थे। ये जो गुरिल्ला आंदोलन सारा आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में चल रहा था, इसका नेतृत्व कर रहे थे अल्लूरी सीताराम राजू। ये स्वयं इनको वहां के जो वनवासी समाज के लोग हैं वो एक चमत्कारिक व्यक्तित्व मानते थे। उनको लगता था ये खगोलीय गणनाएं कर सकते हैं, ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, गोली भी सीताराम राजू के ऊपर असर नहीं करती। तो ऐसी चमत्कारिक शक्तियां से संपन्न है सीताराम राजू, ऐसा वहां का वनवासी समाज इनके बारे में जानता था। महात्मा गांधी के प्रशंसक तो थे ही, और इसलिए महात्मा गांधी का जो स्वदेशी का और ये सारे विषय थे असहयोग आंदोलन, उसको सीताराम राजू का सहयोग मिला। उन्होंने कई लोगों को शराब छुड़वाई और साथ ही साथ खादी पहनने के लिए भी लोगों को मोटिवेट किया। लेकिन एक बेसिक फंडामेंट पर अल्लूरी सीताराम राजू और महात्मा गांधी के विचारों में अंतर था। महात्मा गांधी का पूर्ण सम्मान करते हुए भी सीताराम राजू का कहना था कि भारत की स्वतंत्रता अहिंसा के बल पर कभी नहीं आएगी, उसके लिए बल प्रयोग करना ही पड़ेगा। ये बेसिक डिफरेंस था अल्लूरी सीताराम राजू और महात्मा गांधी के विचारों में। तो ये एक संक्षिप्त टिप्पणी इससे आपकी तैयार हो जाएगी। फिर है हमारा इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 क्या था? तो अंग्रेजों ने अपने जो बागान, चाय के बागान आसाम और इन सब क्षेत्रों में लगाए थे, उन बागानों में जो मजदूरों को वो एग्रीमेंट के तहत लेकर आते थे, उनके लिए ये इमिग्रेशन एक्ट बना था। और इस एक्ट के तहत अगर एक बार इस प्रकार के मजदूर बागानों के अंदर प्रवेश कर जाते थे तो वो बिना अंग्रेजों की अनुमति के उन बागानों के बाहर नहीं जा सकते थे। बहुत विरला ही, बहुत मुश्किल से ही एक बार बागानों के अंदर जाने के बाद उन मजदूरों को बागानों से बाहर निकलने की अनुमति मिल सकती थी। और ये जब असहयोग आंदोलन का विषय आया तो जो बागान के मजदूर थे
उन मजदूरों ने जब असहयोग आंदोलन की बात चली कि देश भर में ऐसा कोई आंदोलन चल रहा है, तो वो इस आंदोलन से इसीलिए जुड़े, उनको लगता था इस इमिग्रेशन एक्ट के कारण से जो बंदी बन गए हैं बागानों में, उससे उनको स्वतंत्रता मिल जाएगी और अपने ही गांव में कोई जमीन, गांधी राज जो आएगा वो उनको अपने गांव में जमीन दे देगा। इस प्रकार की एक बात उन आसाम के बागानों में काम करने वाले मजदूरों को लगती थी, जिसके कारण से वो इस आंदोलन से जुड़े। ये जो कानून था वो था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, जिसके तहत बागानों में काम करने वाले मजदूर बिना ब्रिटिश परमिट के उन बागानों की सीमा से बाहर नहीं निकल सकते थे। चोरी चोरा इंसिडेंट या चोरी चोरा कांड, ये एक अलग टॉपिक है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं संक्षिप्त टिप्पणी के लिए। तो चोरी चोरा कांड क्या था? तो ये जो संपूर्ण असहयोग आंदोलन देश भर में चल रहा था, महात्मा गांधी चाहते थे कि ये संपूर्ण आंदोलन अहिंसात्मक बना रहे, इसमें कहीं भी हिंसा ना हो, लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन उग्र होता चला गया और जगह जगह पर अलग अलग प्रकार के और घटनाक्रम हुए। ऐसा ही एक घटनाक्रम, हिंसात्मक घटनाक्रम हुआ चोरी चोरा नाम का एक जो गांव था, कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है, उस गोरखपुर के अंदर स्थित था चोरी चोरा गांव। वहां उस चोरी चोरा गांव में ये जो असहयोग आंदोलन करने वाली आंदोलनकारियों की एक भीड़ थी, उस भीड़ ने पुलिस चौकी पर आग लगा दी और उसमें 20 से अधिक पुलिसकर्मी जो है वह मारे गए। घटना कब की है? 4 फरवरी 1922 को ये चोरी चोरा नाम का ये इंसिडेंट हो गया, ये घटना हो गई और इस पुलिस चौकी पर आग और पुलिस वालों की हत्या जो हुई है, इसका समाचार महात्मा गांधी के पास पहुंचा। तो इसके बाद महात्मा गांधी ने अपना ये असहयोग आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी। ये आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। किस घटनाक्रम के बाद? चोरी चोरा कांड के बाद। कब हुआ चोरी चोरा कांड? 4 फरवरी 1922 को। तो इस प्रकार इस चोरी चोरा कांड के बाद वो जो 1921 जनवरी 1921 से प्रारंभ हुआ ये जो असहयोग आंदोलन था, वो यहाँ 4 फरवरी 1922 चोरी चोरा कांड तक आते आते समाप्त हो गया। ये पहला आंदोलन जो हमने इस अध्याय में पढ़ा, असहयोग आंदोलन, वो यहाँ से यहाँ तक संपन्न हो गया। असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। उसके बाद एक नया दौर चला। ये जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, उन नेताओं एक वर्ग ऐसा हो गया जो थक चुका था। ये महात्मा गांधी के जो सत्याग्रह के जो आंदोलन थे, उन आंदोलनों में बार बार मेहनत करते करते कांग्रेस का एक बड़ा नेतृत्व जो था वह थक चुका था और वह चाहता था कि कुछ नया, कुछ अलग प्रकार से किया जाए। संवैधानिक जो स्वरूप अंग्रेज भारत का विकसित करने जा रहे हैं, उस संवैधानिक स्ट्रक्चर में घुसकर अंग्रेजों का विरोध किया जाए। और इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 में आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसके बारे में भी आप समझ लीजिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्या था? अंग्रेज सरकार इस कानून के द्वारा भारत में प्रांतीय और केंद्रीय परिषदों का गठन करने का प्रस्ताव लेकर आई थी। प्रांतीय परिषद अर्थात आज अगर हम आज की भाषा में समझें तो प्रांतीय परिषदों को आप समझ लीजिए, जो हमारे आज प्रत्येक राज्य की अपनी विधानसभा है ना, उसी को प्रांतीय परिषद का नाम दिया गया। उस समय संपूर्ण भारत को अंग्रेजों ने 8 प्रांतों में बांट कर रखा था और प्रत्येक प्रांत की एक परिषद बनाई जाएगी जिसके चुनाव अंग्रेज करवाने वाले थे। ऐसा एक प्रस्ताव इस इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा लाया गया था और कुछ कांग्रेस के जो नेता थे, जिसके अंदर CR दास, चित्तरंजन दास मुंशी, मोतीलाल नेहरू, इस प्रकार के लोगों ने मिलकर एक स्वराज पार्टी का गठन किया। उस स्वराज पार्टी को बनाकर वो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत होने वाले प्रांतीय परिषदों के चुनावों में भाग लेना चाहते थे, ताकि वो उस प्रांतीय परिषदों में जाकर अंग्रेजों के असंवैधानिक व्यवहार की तरफ लोगों का ध्यान ला सके और उनका विरोध कर सके। तो स्वराज पार्टी किसने बनाई? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मुंशी के प्रयत्नों से हुआ, मुंशी के प्रयत्नों से। और क्यों बनाई गई? ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा जो प्रांतीय परिषदों का गठन किया जा रहा था भारत में, उन प्रांतीय परिषदों में वो चुनाव जीतकर एंट्री पा सके, एंटर कर सके। इसके लिए स्वराज पार्टी बनाई मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मुंशी ने। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है साइमन कमीशन। तो ये सारा विषय एक के बाद एक चल ही रहा था। 1927 में जो इंग्लैंड की टॉरी गवर्नमेंट थी, इंग्लैंड की टॉरी सरकार, इंग्लैंड में उस समय टॉरी नाम का प्रधानमंत्री था,
तो टॉरी सरकार ने भारत के लिए संवैधानिक सुझावों को देने के लिए कि भारत का आगामी भारत कैसा होगा, अगर भारत से अंग्रेज चले जाएं तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, संवैधानिक स्वरूप क्या होगा, उसके लिए सुझाव देने के लिए एक 7 लोगों की टीम बनाई, जिसका जो प्रमुख था वो था साइमन। ये जो साइमन नाम आया वो कहां से आया, क्योंकि 7 सदस्यीय टीम जो भारत के लिए संवैधानिक सुझाव देने वाली थी, उसका उस 7 सदस्यीय टीम का जो हेड था, प्रमुख था, उसका नाम था सर साइमन। तो इसलिए उस साइमन के नाम पर इस 7 लोगों की टीम को नाम दे दिया गया साइमन कमीशन। भारत 1928 में पहुंचा। 3 फरवरी 1928 को यह 7 सदस्यीय टीम जो है यह भारत पहुंची, और जैसे ही ये भारत पहुंची तो जगह जगह पर इस साइमन कमीशन का विरोध किया गया। विरोध का कारण क्या था कि ये भारत के लिए जो संवैधानिक सुझाव देने वाली टीम ब्रिटेन की सरकार ने बनाई थी, इस 7 सदस्यीय टीम में एक भी भारतीय नहीं था, और जो भारत के लिए संवैधानिक सुझाव देने वाला है उस टीम में एक भी भारतीय नहीं होना, यह भारतीयों को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए जैसे ही साइमन कमीशन भारत पहुंचा, जगह जगह पर साइमन कमीशन को काले झंडे दिखाए गए। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, इस प्रकार के आंदोलन लगे। इसी प्रकार का एक आंदोलन लाहौर में चल रहा था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय, और उसके ऊपर लाठीचार्ज करा पुलिस ने। उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो कुल मिलाकर साइमन कमीशन 1927 में ब्रिटेन की टॉरी सरकार द्वारा बनाया गया। भारत के लिए संवैधानिक सुझाव देने वाली 7 लोगों की एक टीम थी, जिसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीय लोगों ने उसका विरोध किया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा, जिसका विरोध भारतीयों ने दर्ज करवाया साइमन गो बैक के नारों के साथ। अगला प्रश्न है डोमिनियन स्टेटस और पूर्ण स्वराज्य की मांग। ये 2 चीजें हैं जिसके बारे में आप क्या समझते हैं। तो डोमिनियन स्टेटस, जब ये साइमन कमीशन का विरोध हुआ भारत के अंदर, जगह जगह पर उसको साइमन गो बैक के नारे लगे, तो साइमन कमीशन को तो वापस जाना ही था। लेकिन इस स्थिति को देखते हुए अंग्रेजों ने इस स्थिति को भांप लिया कि एक बार वापस भारतीय लोग साइमन कमीशन के विरोध के नाम पर अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, तो फिर एक छोटी सी मीठी गोली समझते हो ना आप, भारतीयों का गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाए, वो डाइवर्ट हो जाए, इसके लिए उस समय का जो वायसराय था लॉर्ड इरविन, उसने एक ऐलान कर दिया जल्दबाजी में ऐलान किया। अक्टूबर 1929 को लॉर्ड इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का ऐलान कर दिया। डोमिनियन स्टेटस का मतलब था कि अंग्रेज भारत को पूर्ण स्वतंत्र नहीं करेंगे, अंग्रेज भारत के मालिक तो बने रहेंगे, भारत का जो सम्राट होगा वो ब्रिटिश सम्राट ही होगा, ब्रिटिश जो क्वीन है विक्टोरिया, वही भारत की रानी रहेगी। लेकिन यहां की जो सरकार है वह सरकार अंग्रेज भारतीय लोगों के हाथों में सौंप देंगे। तो राजा तो रहेगा ब्रिटेन का, लेकिन सरकार चलेगी भारत की। ये जो 2 बातें थी, ये दोनों बातें जिस राज्य में होती है उसको कहते हैं डोमिनियन स्टेटस। तो इरविन ने 1929 अक्टूबर में साइमन कमीशन के विरोध को देखते हुए भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की बात का ऐलान कर दिया कि हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे मतलब राजा रानी तो रहेगी विक्टोरिया, और भारत की अपनी एक सरकार हम बनवा देंगे। ये था डोमिनियन स्टेटस। लेकिन कांग्रेस के भीतर जो जवान लोग थे, जो युवा नेतृत्व था, और जो कुछ जुझारू लोग थे, उनको ये कतई बर्दाश्त नहीं था। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे जो लोग थे, वो इस डोमिनियन स्टेटस के प्रस्ताव में इसके पक्ष में नहीं थे, और इसलिए इसी साल 1929 में ही डोमिनियन स्टेटस की बात कब की लॉर्ड इरविन ने? अक्टूबर 1929 में। इसी साल दिसंबर 1929 में लाहौर में एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस अधिवेशन के बारे में बार बार आपका ध्यान आकर्षण करता रहा हूं। दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, और इस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार डोमिनियन स्टेटस नहीं बल्कि भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। कहां? लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 में। पूर्ण स्वराज्य का मतलब हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमारी रानी इंग्लैंड की रानी नहीं होगी,
भारत को पूर्णतया अंग्रेजों को मुक्त करना पड़ेगा। ये पूर्ण स्वराज्य की मांग लाहौर के अधिवेशन में, इस अधिवेशन में पारित हो गई। और फिर इसमें एक और बात तय हुई कि अगले साल यानी कि 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश भर में सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, जगह जगह पर, और स्वतंत्रता दिवस के आयोजन होंगे और वहां पर पूर्ण स्वराज्य की शपथ देश भर में ली जाएगी। हालांकि ये सारा जो कार्यक्रम था ये एक तरीके से फेल हो गया, ज्यादा प्रभावी नहीं हुआ। तो पूर्ण स्वराज्य की मांग कहां की गई? लाहौर अधिवेशन में 1929 दिसंबर में। इसके बाद महात्मा गांधी एक बड़ा आंदोलन फिर से खड़ा करने की उनके मन में आई और उस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो दांडी यात्रा का समय आ गया। दांडी यात्रा या दांडी मार्च। दांडी यात्रा या दांडी मार्च क्या था? तो महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के सामने 11 ऐसी मांगे रखी जिनको मानने का प्रस्ताव 11 मार्च तक लॉर्ड इरविन को अल्टीमेटम दिया गया कि ये 11 मांगे जो हैं, इन मांगों को वह स्वीकार करे वरना कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। और इरविन ने उसको बिल्कुल भाव नहीं दिया। इरविन ने गांधी जी की उन 11 मांगों को एक तरीके से इग्नोर कर दिया और उसके बाद गांधी जी की ये दांडी यात्रा प्रारंभ हुई। दांडी यात्रा पर संक्षिप्त टिप्पणी के लिए कुछ चीजें हमको चाहिए जिसको बारे में आपका ध्यान आकर्षण कर रहा हूं। दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई? 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई। कहां से प्रारंभ हुई? तो गुजरात में साबरमती में जो आश्रम था गांधी जी का स्वयं का आश्रम, तो साबरमती आश्रम से लेकर के और दांडी नाम का जो समुद्री किनारा था, कस्बा था, उस दांडी तक की ये यात्रा थी। कुल मिलाकर 240 मील लंबी ये यात्रा थी। एक दिन में गांधी जी अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियर, 78 जो स्वयंसेवक थे उनके साथ चलते थे और एक दिन में लगभग 24 मील का सफर ये लोग तय करते थे। जगह जगह रुकते, वहां पर सभाएं करते हैं, लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते थे। तो 12 मार्च को प्रारंभ हुई साबरमती से, जो कि पहुंची 6 अप्रैल को दांडी। पूरी यात्रा में 78 वॉलंटियर महात्मा गांधी के साथ थे। जगह जगह ये यात्राएं रुकती थी और वहां पर बड़े भाषण होते थे गांधी जी के, जन जागरण के, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के। और ये 240 मील की यात्रा 24 दिन में गांधी जी ने अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ पूरी की। दांडी पहुंचा ये दल और दांडी पहुंचकर क्या किया? तो उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। अंग्रेजों के कानून के अनुसार नमक केवल ब्रिटिश कंपनियां ही बना सकती थी, नमक पर टैक्स उन्होंने लगाया था। तो गांधी जी ने दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाया और सिंबॉलिकली ये पहला नमक कानून तोड़ा गांधी जी ने। इसके बाद एक के बाद एक अंग्रेजी कानूनों को तोड़ने का एक आंदोलन चल गया देश भर में, जिसे कहा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस दांडी यात्रा से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। आगे बढ़ते हैं, गांधी इरविन पैक्ट। तो जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया दांडी यात्रा से, कब प्रारंभ हो गया था? 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे थे। 12 मार्च को प्रारंभ हुए थे महात्मा गांधी साबरमती से, जो 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर जैसे ही नमक कानून तोड़ा, महात्मा गांधी ने देश भर में सविनय अवज्ञा आंदोलन नाम का यह नया आंदोलन यह प्रारंभ हो चुका था। संपूर्ण देश भर में जगह जगह अंग्रेज कानूनों को तोड़ा जाने लगा और यह आंदोलन धीरे धीरे उसी क्रम में उग्र होता चला गया जिस क्रम में असहयोग आंदोलन आगे बढ़ा था। बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं की होली जलाना, नौकरियों को छोड़ना, हड़ताल, ये सब काम एक के बाद एक चले और इतना उग्र हो गया कि कुछ जगह पर वापस पुलिस थानों, पुलिस वालों के ऊपर अटैक प्रारंभ हो गए। ये सारी चीजें चली तो फिर ब्रिटिश जो सरकार थी उसने भी इस आंदोलन को कुचलने का एक प्रयास किया। बर्बरता पूर्वक इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास हुआ। कई बड़े जो नेता थे, अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू और ऐसे बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। कुल मिलाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग ले रहे आंदोलनकारियों में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों को अंग्रेज सरकार ने उस समय गिरफ्तार कर लिया और फिर धीरे धीरे ये आंदोलन उग्रता की तरफ बढ़ ही रहा था और अंततः महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौता किया जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। क्या था गांधी इरविन पैक्ट? समझ लीजिए। कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ। किस किस के बीच में हुआ? पैक्ट जब भी होता है 2 लोगों के बीच में होता है। तो महात्मा गांधी और उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, इन दोनों के बीच में पैक्ट हुआ। समझौते में क्या हुआ? तो लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए
मना लिया, जो कि लंदन में होने वाला था। महात्मा गांधी मान गए इरविन की बात कि वो जाएंगे भारत की ओर से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, और इरविन ने उनको विश्वास दिलाया कि वो जो आंदोलनकारी पकड़े हैं 1 लाख से अधिक अंग्रेज सरकार ने, उसको इरविन छुड़वा देंगे। उनको छोड़ने की शर्त पर महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गए, और वो यहां से तो लंदन रवाना हो गए महात्मा गांधी। तो ये था हमारा गांधी इरविन एक्ट, जिसके तहत महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शहरों में आंदोलन धीमा होने के क्या कारण थे? ये जो असहयोग आंदोलन हुआ या सविनय अवज्ञा आंदोलन भी हुए, तो ये शहरों में जल्दी धीमा पड़ जाता था, इसकी हवा निकल जाती थी आंदोलन की। क्यों? तो इसके 2 बड़े कारण ध्यान में आए हैं किताब में। एक है खादी का कपड़ा महंगा होना। हम ये जो भी आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में बॉयकॉट करने की बात तो थी, बहिष्कार तो करना था, विदेशी कपड़ा नहीं पहनना था, मिलों में बना हुआ स्वदेशी हाथ से निर्मित खादी का उपयोग करने का आग्रह रहता था। लेकिन हाथ से निर्माण किया गया कपड़ा अंग्रेजी मिलों में बनकर आ रहे कपड़े की मात्रा में बहुत महंगा होता था, और सामान्य भारतीय उसको खरीद पाने का सामर्थ्य खो चुका था, इसलिए उसका विकल्प उसे नहीं मिला और जल्दी ही उसे वापस मिलों के कपड़े पर आना पड़ता था। दूसरा, वैकल्पिक संस्थाओं का अभाव। स्कूल कॉलेजेस विद्यार्थी छोड़ रहे थे आंदोलन के लिए, नौकरियां भी छोड़ रहे थे लोग, सरकारी जो न्यायालय थे उन न्यायालयों को वकीलों ने वकालत करना छोड़ दिया। इन सब संस्थाओं का बहिष्कार भारतीय लोगों ने किया, लेकिन उस समय भारत के पास इनके विकल्प के रूप में कोई अच्छी संस्थाएं, वैकल्पिक संस्थाएं नहीं थी, जिसके कारण से ज्यादा समय तक ये आंदोलन नहीं खिंच पाया, और लौटकर वापस लोगों को उन्हीं संस्थाओं, उसी कपड़े पर, अंग्रेजी कपड़े की तरफ आना पड़ा। इसके कारण से धीरे धीरे करते करते शहरों में इन आंदोलनों की हवा निकल गई, इनकी गति धीमी हो गई। अगला प्रश्न, ये जो 2 आंदोलन पढ़े हैं हमने, पहला आंदोलन पढ़ा असहयोग और दूसरा आंदोलन पढ़ा सविनय अवज्ञा, इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है? तो समझ लीजिए, असहयोग में तो केवल अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना, किसी भी काम में अपनी तरफ से सहयोग नहीं देना अंग्रेजों को, नॉन कॉर्पोरेशन। लेकिन सविनय अवज्ञा में इस असहयोग के साथ साथ, असहयोग तो था ही था, लेकिन असहयोग के साथ साथ आगे बढ़कर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों की अवज्ञा करना, उसको तोड़ना, एक एक कानून को तोड़ना, यह असहयोग आंदोलन में सम्मिलित था। तो असहयोग में तो था केवल सहयोग नहीं देना, जबकि सविनय अवज्ञा में क्या था? अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को आगे बढ़कर तोड़ना। जैसे महात्मा गांधी ने खुद इस आंदोलन की शुरुआत की सविनय अवज्ञा की, क्या करके की? नमक कानून को तोड़कर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो असहयोग और सविनय अवज्ञा का जो बेसिक अंतर है, असहयोग तो मतलब सहयोग नहीं करना, अंग्रेजों के कॉलेज में नहीं जाना, अंग्रेजों की स्कूलों में नहीं पढ़ना, उनके न्यायालयों में वकालत नहीं करना, तो उनको किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करना। जबकि अवज्ञा में क्या था? उनके द्वारा बनाए गए एक एक कानूनों को तोड़ना, उसकी अवज्ञा करना। यह बेसिक डिफरेंस था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने वाले विभिन्न समूह कौन कौन से थे और उन्होंने आंदोलन में भाग क्यों लिया? तो जैसे असहयोग आंदोलन में विभिन्न प्रकार के लोगों ने और आंदोलन में भाग लिया, जिसमें अवध के किसान, ये आंध्र प्रदेश की गुद्देम पहाड़ियों का वनवासी लोग, आसाम के बागानों के इमिग्रेशन एक्ट के तहत ले जाए गए श्रमिक, ये सब लोग अलग अलग वर्ग थे असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले। इसी प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लेने वाले 4 प्रमुख वर्ग थे, जिनकी अपनी अपनी इच्छाएं थी इस आंदोलन के साथ जुड़ने की, और अपने अपने कारण भी थे इस आंदोलन के साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहला जो वर्ग था वो संपन्न किसानों का वर्ग था। संपन्न किसान जो थे वो उन किसानों की जो व्यवसायिक खेती वो किया करते थे, व्यवसायिक फसलों की, उसकी मांग कम होने के कारण से और उनकी जो नगद आय है वह नगद आय घट गई, और नगद आय घटने के साथ ही अंग्रेजों ने बहुत सारे टैक्सेस उस आर्थिक मंदी और प्रथम विश्व युद्ध के बाद लगा दिए। तो उन टैक्सेस के कारण से बहुत बड़ी मात्रा में इन किसानों को भारी लगान देना पड़ता था अंग्रेजों से को, और उनसे मुक्ति के लिए ये जो संपन्न किसान हैं यह कांग्रेस के साथ जुड़े और सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दूसरा वर्ग था गरीब किसानों का। ये जो छोटे किसान थे, गरीब किसान थे, इनके पास इनकी खुद की जमीनें तो थी नहीं, ये जमींदारों के से पट्टे लेते थे, यानी कि किराए पर जमीन लेते थे और उसके ऊपर अपनी खेती किया करते थे। तो इनको लगान तो देना ही पड़ता था अंग्रेजों को, लेकिन साथ ही साथ अपनी जमीनों का भाड़ा भी देना पड़ता था। वो भाड़ा, वो किराया दे पाने में किसान लोग, गरीब किसान बिल्कुल
असक्षम होने लगे और उन्होंने समय समय पर बहुत सारे ऐसे भाड़ा विरोधी आंदोलन चलाए। उन भाड़ा विरोधी आंदोलन का नेतृत्व कम्युनिस्ट लोग करते थे, समाजवादी लोग उसका नेतृत्व करते थे। दूसरी एक बात यहां पर यह भी ध्यान देने योग्य है कि जो गरीब किसान हैं उनकी जो मांगे थी वो इन संपन्न किसानों के खिलाफ थी। इन्हीं से तो ये जमीन लेते थे, इन्हीं में जमींदार लोग थे, और इसलिए जो कांग्रेस थी उसको ये डर लगता था कि अगर वो गरीब किसानों के द्वारा चलाए जा रहे भाड़ा विरोधी आंदोलन का समर्थन करेगी तो ये जो अमीर संपन्न किसान है वो उनसे दूर हो जाएंगे, इसलिए वो गरीब किसानों की मांगों के साथ खड़ा होने में हिचकिचाती रहती थी। तो ये जो गरीब किसान थे ये उन आंदोलनों में भाग इसलिए ले रहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ताकि उनको लगान के साथ साथ वो जो जमीनों का भाड़ा देना पड़ता है उससे मुक्ति मिल सके। तीसरा वर्ग था इस आंदोलन में भाग लेने वाला व्यवसायी वर्ग, जो बड़ा व्यापारिक वर्ग था, व्यवसायी वर्ग था। उसकी इच्छा थी कि ये जो आयात निर्यात पर अंग्रेज सरकार जो नियम बनाती है संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था पर, अंग्रेजों की जो नियंत्रण है, उनका जो अधिकार है उस अर्थव्यवस्था पर से अंग्रेजी नियंत्रण हटा दिया जाए और व्यापार की खुली छूट भारतीय व्यापारियों को मिल सके। इसके लिए भारत में फिक्की, जिसका बात आया है, फिक्की जैसे बहुत सारे संगठन व्यापारियों ने बनाए और इन व्यापारियों ने न केवल समर्थन किया इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का, बल्कि इस आंदोलन को चलाने के लिए जो आर्थिक सहायता चाहिए होती वो आर्थिक सहयोग भी इस व्यापारिक वर्ग ने किया। फिर है श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग इन व्यवसायी वर्गों के चलने वाले कारखानों में काम करने वाली लेबर थी, वो मजदूर वर्ग था। यहां पर भी वैसी स्थिति थी जैसी संपन्न किसानों और गरीबों के मामले में कांग्रेस की थी। तो व्यवसायी वर्ग कांग्रेस के नजदीक था, इसलिए श्रमिक वर्ग जो था वो कांग्रेस से अपने आप को दूर कर लिया, क्योंकि श्रमिक वर्ग की जो मांगे थी वो थी उनको मिलने वाला कम वेतन, वह वेतन बढ़ना चाहिए, और वो खराब कार्य स्थितियां, जो वर्किंग कंडीशंस थी उनके कार्यस्थलों पर, उनके स्वास्थ्य को खराब करने वाली ऐसी खराब वर्किंग कंडीशन, खराब कार्य स्थितियां, उसमें वो परिवर्तन चाहती थी और अपने कम वेतन के खिलाफ वो आंदोलन करती थी। तो आंदोलन किसके खिलाफ करती थी? उन व्यापारियों और उन कारखाना के मालिकों के खिलाफ उनका गुस्सा था, वो उनसे बदलाव की उम्मीद चाहते थे और इसलिए वो आंदोलन में जुड़े अपने उस कम वेतन और खराब कार्य स्थितियों को बदलने के लिए। यहां पर भी कांग्रेस के साथ वही हिचकिचाहट हुई कि अगर वो श्रमिकों का समर्थन करती थी तो व्यवसायी वर्ग उनसे नाराज होकर दूर हट सकता था, इसलिए कांग्रेस श्रमिक वर्ग के पास आने में हिचकिचाती थी। लेकिन कुल मिलाकर ये चार प्रमुख वर्ग थे जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और इन सबके अपने अपने कारण थे इस आंदोलन में सहभागी होने के लिए, जिसे हमने अभी जाना है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से स्वयं को दूर रखने वाले समूह कौन कौन से थे और उनके कारण क्या थे, उनको स्पष्ट कर दें। तो दो बड़े समूह थे जिन्होंने इस संपूर्ण आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से दूरी बनाकर रखी, अपने आप को पृथक करके रखा। पहला तो था दलित वर्ग। दलित वर्ग ने अपने आप को इस आंदोलन से दूर क्यों रखा? तो ये जो समय था वो समय था कब का? 1930-31 का ये समय, और इससे पूर्व कुछ ऐसे घटनाक्रम देश के हुए। दलित समाज की भारत में जो स्थिति थी जो बहुत ही भेदभावपूर्ण थी, बहुत यातनाएं उनको जातिगत भेदभाव के कारण से भोगनी पड़ती थी, और दलित लोगों का जो नेतृत्व कर रहे थे नेता, उनकी ये एक शोध उनका था, या जिसको कह लीजिए वो ये मानते थे कि ये जो दलितों के साथ ये जो सामाजिक भेदभाव हो रहा है, एक सामाजिक विकलांगता, अपंगता जो दलितों की हो गई है, इस स्थिति में सुधार केवल तभी हो सकता है जब दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। राजनीतिक प्रतिनिधित्व दलितों का किस प्रकार बढ़ेगा, उसी तरीके से दलितों का जैसे जैसे राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ता जाएगा वैसे वैसे दलितों की समाज में स्थिति भी बदलती जाएगी। और इसलिए वो उस समय जो अंग्रेज सरकार कर रही थी, या आपने पढ़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और उसके बाद जो राजनीतिक संस्थाएं अंग्रेज लोग डेवलप कर रहे थे, उन संस्थाओं में दलितों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ाने के लिए वो नेता प्रयास कर रहे थे, और इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ ये जो संपूर्ण आंदोलन खड़ा हुआ, इससे दलितों ने अपने आप को दूर रखा। ऐसे ही मुस्लिम राजनीतिक संगठन, इन्होंने भी अपने आप को सविनय अवज्ञा आंदोलन से दूर रखा। ये क्यों किया उन्होंने? तो 1920 का जो खिलाफत मूवमेंट था, जो खलीफा के अपमान का बदला भारत में लेने के लिए चलाया गया था असहयोग आंदोलन के साथ, वो आंदोलन जब समाप्त हो गया, वो आंदोलन वापस ले लिया गया महात्मा गांधी और कांग्रेस की तरफ से, तो मुस्लिम लोग नाराज हो गए और फिर इनके बीच की जो दूरी है वह लगातार बढ़ती चली गई। बाद में मुसलमानों ने सेपरेट इलेक्ट्रेट की मांग की,
पृथक निर्वाचिका की, जिसका कांग्रेस समर्थन नहीं करती है। ये पृथक निर्वाचिका क्या है उसको अगले प्रश्न में हम समझेंगे, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो एक तो खिलाफत आंदोलन को के असफल हो जाने के बाद कांग्रेस और मुसलमानों के बीच दूरी बढ़ गई। दूसरा, इसके बाद मुसलमानों ने ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड है पृथक निर्वाचिका की, वह मांग करना प्रारंभ कर दिया, जिसका कांग्रेस समर्थन नहीं करती थी। और साथ ही साथ तीसरा एक और कारण बन गया, वो कारण था कि 1920 के बाद जो हिंदू महासभा नाम का संगठन था, वो उसके और कांग्रेस के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी, जिसके कारण से मुस्लिम नेताओं को ऐसा लगने लगा कि ये बहुसंख्यक हिंदू समाज के बीच में मुसलमानों की जो संस्कृति है, उनका जो कल्चर है वो खत्म हो जाएगा, उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसा डर मुस्लिम नेताओं को लगता था, मुस्लिम समाज को नहीं लगता था, मुस्लिम नेताओं को लगता था। इसलिए मुस्लिम नेताओं ने अपनी दूरी इस सविनय अवज्ञा आंदोलन और कांग्रेस से बना ली, इसलिए वो इस आंदोलन में से अपने आप को दूर रखे, इसमें सम्मिलित नहीं हुए। ठीक है, अब हम आते हैं पृथक निर्वाचिका। क्या है ये पृथक निर्वाचिका की जो मांग थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग। एक बात तो आप क्लियर कर लीजिए, सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग की मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने, मोहम्मद अली जिन्ना और ये सारे जो लोग थे, वो इस प्रकार के जो मुस्लिम राजनीतिक संगठन थे, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक निर्वाचिका की मांग की। और उसके बाद डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने भी पृथक निर्वाचिका की मांग दलितों के लिए की। तो ये क्या थी सेपरेट इलेक्टोरेट, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये पृथक निर्वाचिका का अर्थ क्या होता है? जनरली कभी चुनाव होते हैं तो वहां पर क्या होता है, कोई भी व्यक्ति उस चुनाव में खड़ा हो सकता है और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी, उस क्षेत्र के कोई भी मतदाता, वो किसी भी वर्ग, किसी भी समूह, किसी भी जाति से हो, वो सब मिलकर वोट करते हैं। यानी कि सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कोई भी खड़ा हो सकता है और कोई भी वोट दे सकता है। लेकिन ये जो पृथक निर्वाचिका शब्द आया है, पृथक निर्वाचिका, ये जब होता है तो इसके अंतर्गत जो चुनाव में खड़ा होने वाला व्यक्ति है, कैंडिडेट, उम्मीदवार, वो और वोट देने वाले लोग एक ही वर्ग, एक ही समूह के होते हैं। इस प्रकार का जो निर्वाचन क्षेत्र होता है उसे पृथक निर्वाचिका कहा जाता है। ठीक है ना, जहां पर वोट देने वाले और चुनाव में खड़ा होने वाला व्यक्ति एक ही समूह से संबंधित हो, उसे पृथक निर्वाचिका कहा जाता है। तो ये मांग मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि खड़ा होने वाला कैंडिडेट भी मुस्लिम होगा और उनको वोट देने वाले लोग भी उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मुस्लिम ही होंगे। ऐसी की ऐसी डिमांड ही डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए भी की। हम आगे इसको और बात करेंगे अगले प्रश्न में बढ़ते हुए। तो निम्न के बारे में आप क्या जानते हैं? तो पहला है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्या था? यहां पर मैं अपनी बात को कंटिन्यू कर रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, ये जो दलित लोग थे, उनके ऊपर जो शोषण हुआ, उस प्रकार का जो शोषण स्वयं बी.आर. अंबेडकर उस प्रकार के दलित वर्ग से बिलोंग करते थे और अपने बाल्यकाल से लेकर अपने जवानी के सब प्रकार की शिक्षा, जिसको हायर एजुकेशन कहते हैं, दुनिया में उनके लिए शब्द इस्तेमाल होता है सिंबल ऑफ नॉलेज। ऐसा सिंबल ऑफ नॉलेज नाम का संबोधन अपने लिए प्राप्त करने के बाद में भी बी.आर. अंबेडकर जो थे वह इस जातिगत छुआछूत के शिकार हुए। ये जातिगत भेदभाव वह लगातार अनुभव करते रहे और ये समाप्त हो सोसाइटी में, इसके लिए उन्होंने बहुत भरसक प्रयत्न किए अपने जवानी के दिनों से ही लगातार, लेकिन उनको हर जगह असफलता यह उनके हाथ लगी। और इसलिए अंततोगत्वा, क्योंकि दलित समाज को अगर सम्मान दिलाना है तो उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, ये बात उनको बिल्कुल जच चुकी थी। और ये राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए उन्होंने भी मुस्लिमों की तरह दलित वर्ग के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी कि खड़ा होने वाला भी दलित और वोट देने वाला भी दलित होना चाहिए, ऐसी पृथक निर्वाचिका की मांग कर डाली। और ये मांग लेकर के वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो भी भाग लेने के लिए गए थे। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित की बात आई तो महात्मा गांधी, क्योंकि इसके विरोधक थे, महात्मा गांधी ने अपना विरोध दर्ज किया और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बीच में छोड़कर ही वो आ गए, जिसके कारण से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई, असफल हो गई। और महात्मा गांधी जब भारत आए तो अंबेडकर की इस पृथक निर्वाचिका, दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका की इस मांग से उनको इतना गुस्सा हुआ, इतना नाराज हुए वो, कि वो आमरण अनशन पर बैठ गए। बाद में बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता होता है, एक पैक्ट होता है, जिसे कहा गया पूना पैक्ट,
जो कब हुआ? 5 सितंबर 1932 को। इस पूना पैक्ट के द्वारा महात्मा गांधी ने इस सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह, पृथक निर्वाचिका की जगह पर रिजर्वेशन फॉर दलितों के लिए आरक्षण की बात को स्वीकार कर लिया और प्रांतीय और केंद्रीय परिषदों में पहली बार एससी बंधुओं के लिए, एससी लोगों के लिए और रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी गई। और बी आर अंबेडकर ने इस पैक्ट के तहत वो जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की अपनी मांग थी, पृथक निर्वाचिका की, उस मांग को छोड़ दिया। ठीक है ना। तो पूना पैक्ट के बारे में आप क्लियर हो गए हैं। क्या क्या बातें लिखनी है हमको इसके बारे में? पहली बात, कब हुआ? 5 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ। किस किस के बीच में हुआ? महात्मा गांधी और बी आर अंबेडकर के बीच में हुआ। क्या समझौता हुआ इसमें? तो समझौता यह हुआ कि बी आर अंबेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट्स या पृथक निर्वाचिका की अपनी मांग को छोड़ देंगे और पृथक निर्वाचिका के स्थान पर प्रांतीय और केंद्रीय परिषदों में दलितों को आरक्षण दे दिया जाएगा। यह समझौता हुआ पूना पैक्ट में महात्मा गांधी और बी आर अंबेडकर के बीच में। एक और जो शॉर्ट नोट आ सकता है, दलित वर्ग एसोसिएशन से आप क्या समझते हैं? तो ये दलित वर्ग एसोसिएशन 1930 में बी आर अंबेडकर द्वारा बनाई गई थी, दलितों की मांगों को उठाने के लिए, दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिलाने के लिए। ये दलित वर्ग एसोसिएशन डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन के नाम से बी आर अंबेडकर ने बनाया था, उनके द्वारा बनाया गया दलितों का एक संगठन था। संक्षिप्त टिप्पणी कुछ और हम आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये वो तीसरा आंदोलन है जिसके बारे में इस किताब में आया है। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया तीसरा बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन, जिसका नेतृत्व भी कांग्रेस ने किया। 14 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव वर्धा की उनकी एक बैठक, कांग्रेस की एक कार्य समिति की बैठक में वर्धा में यह प्रस्ताव पारित किया गया, भारत छोड़ो प्रस्ताव, जिसके तहत अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए, वातावरण निर्माण करने के लिए संपूर्ण देश भर में एक और बड़ा आंदोलन गांधी जी और कांग्रेस के नेतृत्व में चलाया गया। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने 2 प्रसिद्ध नारे दिए। पहला था करो या मरो, डू एंड डाई, या तो हम आजादी प्राप्त करके रहेंगे या मृत्यु को स्वीकार करेंगे। इस प्रकार का एक नारा महात्मा गांधी ने दिया, करो या मरो। और दूसरा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये 2 प्रसिद्ध नारे हुए इस भारत छोड़ो आंदोलन के, लेकिन 1 वर्ष के अंदर अंदर ही अंग्रेजों ने इस आंदोलन को भी दबा दिया। कोई बहुत निर्णायक सफलता इस आंदोलन के बाद भी नहीं मिली। और अंतिम प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। भारत में राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व कौन कौन से हैं? ये राष्ट्रवादी भावना जो भारत में बलवती होती चली गई, बढ़ती चली गई, इस आधुनिक राष्ट्रवाद के संदर्भ में, अंग्रेजों के आने के बाद की जो बात है उसके संदर्भ में ये प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रवाद के विकास में किन किन तत्वों ने सहायता दी। तो पहला जो था वो था राष्ट्र का चित्रीकरण और स्तुतिकरण। जैसा कि हमने फ्रांस, जर्मनी और इटली के अंदर देखा, वहां के कलाकारों ने वहां अपने राष्ट्र को एक मानवीकरण उसका किया, एक मनुष्य स्वरूप में उसको निर्धारित किया। मारियाना, जर्मेनिया की कहानियां हमने सुनी थी इससे पहले वाले चैप्टर में। उसी प्रकार भारत में भी 19वीं शताब्दी में सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1780 के दशक में आनंद मठ नाम का एक उपन्यास लिखा, जिसमें उन्होंने वंदे मातरम गीत की रचना की। वंदे मातरम भारत राष्ट्र को एक मां का स्वरूप में मानकर उनको नमस्कार करती हुई, उनकी स्तुति करती हुई एक रचना थी, जिसने संपूर्ण देश भर में राष्ट्रवाद की एक लहर दौड़ा दी। वंदे मातरम, ये जो आनंद मठ में बंकिम चंद्र ने लिखा, ये वंदे मातरम क्रांतिकारियों का उद्घोष बन गया, देशभक्ति की प्रेरणा देने वाला मंत्र बन गया। तो ये जो वंदे मातरम और इस प्रकार की जो स्तुति राष्ट्र की जाने लगी, इसने राष्ट्रवाद का विकास किया। साथ ही राष्ट्र का चित्रीकरण हुआ। 1905 का जो स्वदेशी आंदोलन चला, इसी दौर में अवनींद्र नाथ टैगोर, जो उस समय के बहुत बड़े प्रसिद्ध चित्रकार भी थे, उन्होंने भारत माता की एक पोर्ट्रेट बनाया, उनका एक चित्र बनाया, जिसमें भारत माता को सन्यासिनी के रूप में और विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियों से सुसज्ज वह बताया गया। वह भारत माता की वह छवि भारतीय लोगों के हृदयों में आस्था का केंद्र बन गई, जिसे देखकर राष्ट्र का स्मरण होता था। ऐसे ही कई चिन्ह और प्रतीक इस संपूर्ण समय में एक के बाद एक सामने आए, जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को बलवती किया। बंगाल के जो क्रांतिकारी थे, जो स्वदेशी आंदोलन था, उस स्वदेशी आंदोलन के समय
1905 में बंगाल के क्रांतिकारियों ने अपना एक राष्ट्र ध्वज बनाया 3 रंगों का, जिसके बीच में 8 कमल के फूल, भारत में ब्रिटिश 8 जो प्रांत बनाए थे उन्होंने, उसका प्रतिनिधित्व करते हुए और हिंदू मुसलमानों को सिंबॉलिक करते हुए उनके प्रतीक के रूप में अर्ध चंद्रमा, इसको उसमें सिंबलाइज किया गया। इसी प्रकार महात्मा गांधी ने स्वयं ने भी अपना एक स्वराज का झंडा बनाया, 3 रंगों का तिरंगा उन्होंने भी बनाया, जिसके बीच में बीच की पट्टी पर उन्होंने चरखा, जो कि उनके स्वाभिमान का प्रतीक था, उस चरखे को अंकित किया गया था। तो इस प्रकार के कई प्रतीक चिन्ह वो एक के बाद एक आते गए, जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को और प्रबल किया। एक जो तत्व था राष्ट्रवाद को बढ़ाने वाला, लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने का आंदोलन। तो भारतीय लोगों को, भारतीय साहित्यकारों को ऐसा लगता था कि जो भारत के गांव-गांव में चलने वाली जो लोक कथाएं हैं, जो भारत की जो भाट और चारण जातियों के माध्यम से कही सुनी जाती है, उन लोक कथाओं में भारतीय संस्कृति और भारतीय राष्ट्रवाद का एक बहुत प्रबल संदेश पहुंचाया जा सकता है। और इसलिए उन लोक कथाओं के संग्रह का, उनके पुनर्जीवन का एक आंदोलन चला, जिसको अलग अलग जगहों में अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया। बंगाल में स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन को नेतृत्व दिया। तो ये लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने का आंदोलन, इसने भी भारत में राष्ट्रवाद को प्रबल किया। और अंतिम रूप से इतिहास की पुनर्व्याख्या। भारत के प्रति देखने की दृष्टि अंग्रेजों ने अपने गुलामी के कालखंड में संपूर्ण दुनिया में भारत के प्रति देखने की दृष्टि जो कर दी, वो विकृत कर दी। वो क्या कर दी कि भारत जो है वह अनपढ़ लोगों का देश है, जाहिल लोगों का देश है, पिछड़े लोगों का देश है, गरीब लोगों का देश है। यहाँ कोई विज्ञान नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई संस्कृति नहीं थी। अंग्रेजों ने आकर हमको सिविलाइज्ड किया। इस प्रकार की एक थ्योरी संपूर्ण दुनिया में भारत के लिए अंग्रेजों ने बनाई और भारतीय राष्ट्रवादियों को लगा कि यह सत्य नहीं है। भारत के बीच में, भारत के लोगों के मनों में वापस अपने लिए, भारत के लिए आत्मविश्वास का जागरण अगर करना है तो भारत के गौरवशाली अतीत को एक बार वापस उन लोगों के सामने लाना पड़ेगा। और इसके लिए भारत के राष्ट्रवादियों ने, जो भारत का 18वीं शताब्दी से पूर्व जो भारत की स्थिति थी, अर्थव्यवस्था में, कला में, विज्ञान में जो विशेष उपलब्धियां भारत ने अर्जित की थी, उन सब उपलब्धियों को एक बार फिर भारतीय लोगों के बीच में इतिहास की पुनर्व्याख्या करके लाना प्रारंभ किया, जिससे भारतीयों का गौरव जागा। विवेकानंद का भी उदाहरण इसमें हम दे सकते हैं। विवेकानंद ने भी 1892 में शिकागो के उस धर्म सम्मेलन में खड़े होकर जो भाषण दिए, उन भाषणों में भी इतिहास की पुनर्व्याख्या ही विवेकानंद ने की थी, जिसके कारण से भारत की तरफ देखने की दुनिया की दृष्टि एकदम बदल गई। तो ये जो इतिहास की पुनर्व्याख्या है, इसने भी भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस प्रकार इन संपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से भारत में राष्ट्रवाद नाम का हमारे इतिहास की पाठ्यपुस्तक का ये दूसरा अध्याय यह आज संपन्न होता है। इन संपूर्ण प्रश्नों के अलावा भी कोई प्रश्न अगर छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, प्रयासपूर्वक उसका उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।